हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने अकाउंट्स की जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें अपन ने क्या स्टडी करा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। अब इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको अपन स्टडी करेंगे। कुछ कन्वेंशंस हैं अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, और अकाउंटिंग का डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी है प्रिंसिपल्स की, उसको अपन स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर को जब अपन स्टडी करेंगे तो उसके बाद अपने को कुछ चीज़ पता चल जाएंगी कि भैया GAAP क्या होता है। ठीक। यूटिलाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अकाउंटिंग में किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वो सब चीज़ें। ठीक। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ विच इन बिजनेस विच कम्युनिकेट द पोजीशन ऑफ बिजनेस कंसर्न टू द मैनी इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक as shareholders, employees, creditors, investors, bank, insurance company, tax department, and government, etc. In order to make this language easy and commonly understandable by the person and institution, it is therefore essential the work of the accounting is done on the basis of certain uniform rules, procedures, convention, and standard. ठीक है। अब यहाँ इंट्रोडक्शन से ही समझ में आ गया होगा कि भैया अकाउंटिंग क्या है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस अगर मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। यदि पर्सन है तो उसकी कुछ ना कुछ लैंग्वेज होगी, और वो लैंग्वेज क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज क्या होती है, अकाउंटिंग होती है। ठीक। अब बिजनेस की लैंग्वेज अकाउंटिंग होती है तो भैया अपन जो बात करते हैं वो सामने वाले को समझ में कब आती है, जब वो इजीली हो या कॉमनली यूज्ड वर्ड हो। यदि मैं अगर सपोज करो सामने वाले को हिंदी आती है, मैं उससे तमिल में बात करूँगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोनों तो लैंग्वेज हैं। लेकिन ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन एरर हो जाएगा कि भैया दोनों आपस में कम्युनिकेट तो कर रहे हैं लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। ठीक। तो वैसे ही अकाउंटिंग भी होती है कि यदि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग होने लगी तो अकाउंटिंग तो होगी, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस तो होगी, लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आएगी। तो सबके लिए कुछ चीज़ का अलग अलग मतलब होगा। ठीक है। तो इसलिए उस जो एरर है, वो कम्युनिकेशन एरर है, कम्युनिकेशन गैप है, उसको दूर करने के लिए क्या है, अकाउंटिंग कुछ एक सर्टेन रूल्स, यूनिफॉर्म रूल्स के बेसिस पे होना चाहिए। वो रूल्स क्या हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं क्या, वो देखें। तो सबसे पहले तो अपन देखें मीनिंग ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। GAAP का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसको याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो GAAP आर दोज रूल्स विच हैव बीन डेवलप्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एंड यूनिफॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड आर जनरली अडॉप्टेड बाय ऑल पर्सन और इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग। तो अब कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए थे काय के लिए, अकाउंटिंग को यूनिफॉर्म करने के लिए, मतलब एक जैसा अकाउंटिंग अकाउंटिंग जो भी अकाउंटिंग हो रही है वो एक जैसी करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, जो कि जनरली अडॉप्ट किए गए हैं बाकी सारी अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ठीक है। जितनी भी अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जितनी भी अकाउंटिंग यूनिट्स हैं जो कहीं ना कहीं से अकाउंटिंग में इन्वॉल्व हैं, वो क्या कर रही हैं, इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर चुकी हैं। मतलब ये जनरली एक्सेप्टेबल है, सब जगह एक्सेप्टेड है। ठीक है। इसलिए इसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। आगे देखें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की मीनिंग दी हुई है। मीनिंग क्या है भाई, प्रिंसिपल्स की मीनिंग ही क्या होती है, इट इज़ अ रूल, एक टाइप का रूल है, स्टैंडर्ड है कि भैया आपको इस तरीके से ये काम करना है। तो साइंस में भी प्रिंसिपल मतलब वही होता है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल मतलब वही। ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने, इंस्टीट्यूट्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, उसको स्टडी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है भैया कोई भी प्रिंसिपल है वो क्या है, मैन मेड है, ह्यूमन बींग ने उसको बनाया है। ठीक है। दूसरा फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू द यूज चेंज होता रहता है। यूजफुल है, सारे अकाउंटिंग यूनिट के लिए क्या है, वो यूजफुल है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया अननेसेसरी कोई भी चीज़ को उसमें लिख दिया। रिलेवेंट है, उसको अपन किसी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, रिलेटेबल है, फीजिबल है, हर कोई उसको अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है। और वो प्रैक्टिकल भी है देखा जाए तो। ठीक। ऑब्जेक्टिविटी, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है हर प्रिंसिपल का। ठीक है। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं अपन आगे देखेंगे तो समझ में जाएगा कि भैया ये पॉइंट है क्या, पॉइंट किस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। इवॉल्व हैं, समय के साथ चेंज होते चले जा रहे हैं, इवॉल्व होते जा रहे हैं, अपने आप को सुधारते चले जा रहे हैं। जनरली एक्सेप्टेड, ये तो बहुत एक कॉमन पॉइंट है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। कोई भी प्रिंसिपल यदि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कोई, तो वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल नॉट कहलाता ही नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद है काइंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को भी क्लासीफाई किया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो चीज़ में क्लासीफाई किया है। पहला किया है बेसिक अजम्पशन, और दूसरा किया है बेसिक प्रिंसिपल्स।
ठीक है। तो बेसिक अजम्पशंस मतलब कि भैया अकाउंटिंग कुछ अजम्पशन के बेसिस पे होती है, वो हो जाएंगे बेसिक अजम्पशंस, और वैसे ही प्रिंसिपल्स भी कुछ बेसिक अपनी अकाउंटिंग जो होती हैं वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर भी होती हैं, तो वो प्रिंसिपल हो जाएंगे बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है। अजम्पशन होता है मान के चलना, और प्रिंसिपल्स मतलब होता है रूल, तो कुछ अज्यूम कर लेते हैं तो उसको अजम्पशन बोलते हैं। तो सबसे पहले अजम्पशन समझ लेते हैं। अजम्पशन में क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब ये फ्लो चार्ट में ही मैं समझा दे रहा हूँ आपको एक एक पॉइंट को डिटेल में, फिर आप उसकी डीलिंग पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहला है क्या, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है। अब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या सजेस्ट कर रहा है, दैट द बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर द लीगल एंड सेपरेट एंटिटी। एंटिटी मतलब होता है यूनिट, एंटिटी मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल यूनिट। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन, अकाउंट्स ने क्या करा है, बिजनेस और बिजनेसमैन को दोनों को सेपरेट एंटिटी बताया है। मतलब बिजनेस की जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, और बिजनेसमैन की एग्जिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। मतलब इससे क्या होता है, ये प्रिंसिपल, ये अजम्पशन क्या है, यदि मैं अपना पैसा किसी बिजनेस में लगा रहा हूँ या अपने ही खुद के बिजनेस में भी लगा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस बिजनेस को पैसा उधार दे रहा हूँ, और वो बिजनेस मेरे को क्या करेगा, वो पैसा लौटाएगा विथ इंटरेस्ट। ठीक है। वैसे ही मैं यदि उस बिजनेस से कुछ चीज़ विड्रॉ कर रहा हूँ, खुद के यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं उसके लिए खुद के लिए विड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो चीज़ उस बिज़नेस को वापस लौटाऊं विथ इंटरेस्ट। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या समझ में आ गया कि दोनों बंदे जो हैं, मतलब बिजनेस एंड बिजनेसमैन, दोनों क्या हैं, अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट हैं, इंडिविजुअल यूनिट हैं। समझ में आ गया ये बात। ठीक है। फिर दूसरा कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या सजेस्ट करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की जो बुक्स हैं उसमें क्या होगा, खाली वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जो मनी के फॉर्म में मेजर किए जा सकते हैं। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है कि भाई मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो ऐसे ही ट्रांजैक्शन अपन बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिनका ट्रांजैक्शन कुछ ना कुछ बुक मनी वैल्यू पोजेस करता है। कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे अपन ने बोल दिया कि भाई, जैसे सपोज करो मैंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ऑर्डर दे दिया कि भाई आप इतनी चीज़ मेरे को बना के देना। ठीक है। एक ए बिज़नेस है, एक बी बिज़नेस है। ए बिज़नेसमैन ने ऑर्डर दे दिया बी बिज़नेसमैन को कि भाई मेरे को आपकी जो इतनी यूनिट है वो मेरे को आप प्रोड्यूस करके दें, ऑर्डर है मेरा कि आप इतनी यूनिट मेरे को दे दें। तो क्या उनने उस ऑर्डर के लिए कुछ पैसा पे किया है? नहीं पे किया, खाली ऑर्डर दिया है। तो ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है, ये ट्रांजैक्शन की कोई भी मनी वैल्यू नहीं है, इसलिए ऐसे ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते। यदि वो उसका पैसा दे देता, एडवांस में कुछ पैसा दे देता, या एकदम पर्टिकुलर, या वो पर्टिकुलर पर्सन उसको सेल कर देता, भले चाहे उधार दे दिया, उसको वो ट्रांसफ़र कर देता, बी जो बिजनेसमैन था वो ए बिजनेसमैन को यूनिट ट्रांसफ़र कर दी, उसने उसने ऑर्डर दिया था, उसने उसको बना के उसको पहुंचा दिया, भले चाहे ए ने उसका कुछ पैसा नहीं दिया, लेकिन उसमें एक मनी रिलेट हो गया। क्यों? क्योंकि बी ने प्रोडक्ट तो सेंड कर दिया, तो ए की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया जितना प्रोडक्ट आया है उतना पैसा वो बी को दे। ठीक है। तो यहाँ पे अब भले चाहे उसने पैसा दिया नहीं दिया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, लेकिन मनी तो इसमें इन्वॉल्व हो गया, इसलिए ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। लेकिन जो पहला केस था ऑर्डर वाला, उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। आया समझ में? दूसरा होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, तो ये पॉइंट क्या सजेस्ट कर रहा है कि अकाउंटिंग जो होती है किसकी हो रही है? बिजनेस की हो रही है। अकाउंटिंग किसकी हो रही है? बिजनेस की हो रही है। तो बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि भाई ये गोइंग कंसर्न चीज़ है, ये मतलब कंटिन्यूटी में चलती जाएगी। ऐसा नहीं है कि कुछ समय करके बंद कर देंगे, है ना। जब तक के बिजनेस के असेट्स और लाइबिलिटीज़ फेवरेबल हैं, मतलब जब तक के बिजनेस बैंकरप्ट नहीं हो जाती, तब तक वो बिजनेस क्या रहेगा? कंटिन्यूटी में रहेगा। कुछ पर्टिकुलर छोटे से टाइम पीरियड के लिए नहीं होता, तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आज आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, कल नहीं रिकॉर्ड करेंगे, परसों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, नरसों नहीं करेंगे। तो इस बेसिस पे नहीं होता। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आप उसको रिकॉर्ड करते चले जाइए, क्योंकि बिजनेस क्या है? एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। एक टाइम का आपने प्रॉफिट निकाल लिया तो ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से आपको नेक्स्ट ईयर कुछ मतलब नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कंटिन्यूटी में बिजनेस चलता रहता है। और बेसिक असम्पशन भी ये सजेस्ट करते हैं कि अकाउंटिंग कंटिन्यूस होती रहना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कंसेप्ट कुछ कुछ कंसेप्ट नंबर 3 से भी रिलेट कर रहा है। ठीक। अब जैसे मैंने बात कर दी कि बिजनेस है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अपन समझ लेते हैं कैसे रिलेट कर रहे हैं। मैंने बात कर ली कि बिजनेस नंबर पॉइंट, बेसिक असम्पशन नंबर 3 जो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट,
उसके बेसिस पे क्या है, बिजनेस गोइंग कंसर्न है, मतलब वो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, जब तक कि वो इंसॉल्वेंट नहीं हो जाता तब तक वो चलता रहेगा। तो मैं क्या अकाउंटिंग एक जैसा करता जाऊँ, मतलब मैंने पहली डेट से जो ट्रांजैक्शन लिखना चालू करा है वहाँ से ट्रांजैक्शन बिल्कुल जब तक बिजनेस बंद नहीं हो रहा तब तक वैसे ट्रांजैक्शन लिखता चला जाऊँ क्या? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या होता है कि ऐसा यदि होने लगा तो अपने को कभी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रॉफिट पता ही नहीं चलेगा कि भैया अपनी फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है, और अपन यदि लॉस हुआ है तो वो कितना हुआ है, असेट्स हैं तो कितनी है, लाइबिलिटीज़ हैं तो कितनी है, ये पता ही नहीं चलेगा बिजनेस को। ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस मेजर नहीं हो पाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग का ड्रॉबैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या सजेस्ट करता है कि जो अकाउंटिंग होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस अकाउंट को क्लोज करेंगे, फिर जो भी आप प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है वो फाइंड आउट करेंगे और उसको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड कितने साल का होता है, कितने टाइम का होता है, 1 ईयर का होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड कितने टाइम का होता है, 1 ईयर का होता है। ठीक, अब ये हो गया अपने बेसिक कंसेप्ट्स। अब इसकी जब आप थ्योरी रीड करेंगे तो आपको एग्जांपल के साथ इसकी थ्योरी जब रीड करेंगे, हर चीज़ का एग्जांपल्स दिए हुए हैं देखें, तो आपको जो मैंने समझाया है वो डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो इधर पे सबसे पहला क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर कोई भी चीज़ रिकॉर्ड होती है तो वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है, जिस वैल्यू पे उसको मैंने एट द टाइम ऑफ परचेज उस पर पैसा स्पेंड किया था। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने आज एक बिल्डिंग परचेज करी है, वो बिल्डिंग मैंने 1 लाख रुपए की परचेज करी है, तो वो 1 लाख रुपए पे ही लिखाई है। बिल्डिंग की एसेट वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। आज से 2 साल बाद 3 साल बाद यदि वो उस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ के 1,20,000 भी हो जाती है तो मेरे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में किस तरीके से लिखाएगी, वो 1 लाख रुपए ही लिखाएगी। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का प्रिंसिपल है। ठीक है, यदि जब मैं बिजनेस को सेल आउट करूंगा, कंप्लीट डिसॉल्व होगा बिजनेस, तब मैं उसका रिवैल्यूएशन करूंगा और तब वो डिफरेंस आएगा, जो भी होगा प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो अलग मैटर है। वो उस टाइम पे अपना एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन तब ये काम होता है। ठीक है, लेकिन जब तक बिजनेस कंटिन्यूटी में है तो उसकी जो अकाउंटिंग होती है वो किस बेसिस पे होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे होती है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल है डुअल एस्पेक्ट का। ये बहुत अच्छी बात भी है और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, और आप इसको हर चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 1 से लेकर ट्रांजैक्शन नंबर एंड तक, मतलब जो आपका एंड ट्रांजैक्शन है, डिसोल्यूशन वाला ट्रांजैक्शन है सपोज करो, तो वहाँ तक जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप यदि मार्केट से कोई चीज़ परचेज करके ला रहे हो तो आपने एक चीज़ परचेज कर ली तो उसके आपके लिए भी 2 एस्पेक्ट होंगे, और जिसके यहाँ से आपने चीज़ परचेज करी है उसके लिए भी 2 एस्पेक्ट होंगे। ठीक है, ये डुअल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का जो बेसिस है वो भी यही है, डुअल एस्पेक्ट का। ठीक है सॉरी, तो डुअल एस्पेक्ट क्या है आपका, देखें, जैसे कि आपने सपोज करें कोई दुकान से 10 रुपये की टॉफ़ीज़ परचेज करी, तो आपके लिए 2 एस्पेक्ट क्या होंगे, पहला आपके 10 रुपये कम हो जाएंगे, मतलब आपके पास से 10 रुपये जाएंगे, आउटफ्लो ऑफ कैश। और दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, आपके पास 10 रुपये की टॉफ़ीज़ आएंगी, 10 रुपये की जो भी आपने चीज़ परचेज करी है वो चीज़ आपके पास उतनी वैल्यू में आएगी, तो इनफ्लो ऑफ स्टॉक। ठीक है, वैसे ही 2 एस्पेक्ट दुकानदार के लिए भी होंगे। क्या 2 एस्पेक्ट होंगे, पहला होगा आउटफ्लो ऑफ स्टॉक, उसके पास से क्या होगा, उतने रुपए की चीज़ जाएगी, और दूसरा क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैश, जितने रुपए का उसका स्टॉक जा रहा है उतने रुपए का कैश उसको मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, फिर उसके बाद है रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकग्निशन क्या है कि भैया यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन को क्या कर रहे हो, रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर रहे हो कि भैया आपकी रेवेन्यू कितनी जनरेट हो रही है। ठीक है, देखें इसको डीलिंग में देखें तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट और रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या है। एज पर दिस कंसेप्ट द रेवेन्यू मस्ट बी रिकग्नाइज व्हेन एट द पॉइंट ऑफ टाइम on which goods or service being sold or rendered to the customers, and also transferred legal rights to him. So we can say that the revenue is realized when the goods and services have been sold or rendered for cash or credit. In other words, at the time of the at the time of the selling, either cash is received from customer or a legal obligation is assumed by the customer to pay a certain amount in future. In this way, income and expenditure of a business enterprise are recorded in that accounting year in which they are incurred. ठीक है, तो रेवेन्यू रिकग्निशन क्या है, तो रेवेन्यू रिकग्निशन मतलब क्या होगा, इसकी डीलिंग से समझ में आ गया होगा आपको कि भैया आप जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है वो कब लिखेंगे,
जब आप लीगली उस चीज़ को एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी हो, उसके पास उसका क्या हो गया, ओनर राइट चला गया। सपोज करो मेरे पास एक बुक है, वो मैंने किसी पर्सन को दे दी ऐसे यूज़ करने के लिए, ठीक है, उसको मैंने ओनर राइट नहीं दिया, तो उसके लिए क्या होगा, वो मेरा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो मैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करूँगा, और उससे मेरी कुछ भी रेवेन्यू जनरेट भी नहीं होगी। ठीक है, कुछ पैसा मैंने जनरेट किया क्या, कुछ पैसा जनरेट नहीं किया मैंने, तो उसको ऐसे यूज़ करने के लिए वो बुक दे दी। ठीक है, लेकिन यदि मैं उससे बोलूँ कि भाई कुछ दिन बाद मैं उससे बोलूँ कि तू ये बुक रख ले, मेरे को इसके पैसे दे देना, और वो उस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है। अभी उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया है, उसको उसका मालिकाना हक दे दिया है, क्रेडिट के ही फॉर्म में दे दिया, लेकिन उसको मालिकाना हक दे दिया है। अब वो मेरे को क्या करेगा, बुक वापस नहीं करेगा, क्या देगा, उसकी बुक के पैसे देगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, मैंने कुछ रिवेन्यू जनरेट कर ली, वो बुक से कुछ पैसा जनरेट कर लिया, तो अब वो बुक को मैं उसी डेट पे रिकॉर्ड करूँगा जिस डेट पे क्या होगा, मैंने उसको उसका मालिकाना हक दिया है, ट्रांसफ़र किया है ओनरशिप राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। आ गया समझ में? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये है कि भैया जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं आप उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें। ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रांजैक्शंस आपने टैक्स इवेड करने के लिए या कुछ भी चीज़ को चोरी करने के लिए, या आपने इनकम कम शो करने के लिए, या लाइबिलिटी कम शो करने के लिए, या असेट्स को कम शो करने के लिए आपने कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि भैया जितने भी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड हैं, आपकी अकाउंटिंग बुक्स हैं, उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको आप कंप्लीटली जैसे हुए हैं वैसे ही रिकॉर्ड करें। ठीक है, फिर उसके बाद है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या है कि भैया आपने अब प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ये कंसेप्ट क्या सजेस्ट करता है कि आप प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। यदि आपके पास कोई चीज़ है, सपोज कर लो बुक ही है, आपके पास बुक है, आप एक स्टेशनरी शॉप ओनर हो, आपने वो बुक बेच दी, तो क्या हुआ, आपने वो बुक खरीदी थी सपोज करो 200 रुपये में, आपने उसको बेच दी 250 रुपये में। तो जो 250 रुपये आपको मिले हैं वो क्या है, पूरी की पूरी आपकी रिवेन्यू है, जो रिवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट में आ गया। ठीक है, 250 रुपये आपकी रेवेन्यू है। ठीक है, अब उस 250 रुपये में से आप क्या करोगे, अब आपके एक्सपेंसेस माइनस करोगे। एक्सपेंसेस मतलब उस बुक को खरीदा कितने में था आपने, 200 रुपये में, और सपोज करो उस पर 10 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा, तो वो बुक आपको कितने रुपए की पड़ेगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला के 210 रुपये की पड़ी। ठीक है, तो अब आपकी वो बुक कितने रुपए की हो गई, 210 रुपये की, आपने बेची कितने में, 250 रुपये में। तो अब आप क्या कर रहे हो, दोनों को रिलेट कर रहे हो कि भैया आपको प्रॉफिट कितना हुआ, तो आपने उसको सेल आउट किया 250 में, 210 में आपको आई, तो 40 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये जो अपन प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं या रेवेन्यू को मैच कर रहे हैं कैसे, आपकी एक्सपेंसेस से, तो इसको अब बोलते हैं क्या, मैचिंग प्रिंसिपल या मैचिंग कंसेप्ट। इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं अपन, इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो इसमें अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बस और कुछ नहीं। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, फ्यूचर अनसर्टेन होता है। ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, कंजर्वेटिव मतलब आप थोड़ा सेफ प्ले करें, थोड़ा सा अपने आप को सेफ करके ही प्ले करें, मतलब जो आप फ्यूचर को दिमाग में रख के और उस हिसाब से आप क्या करें, बिजनेस में पैसे को एक्सपेंड करें। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका ये, फ्यूचर इज अनसर्टेन सो एज अ बिजनेसमैन मस्ट अडॉप्ट द पॉलिसी इन द बिजनेस एज अ रूल ऑफ प्लेइंग सेफ एज पर बेस्ड on this convention do not anticipate a profit but provide for all possible losses। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या सजेस्ट करता है कि आप भैया थोड़ा सा सेफ प्ले करें, आप हमेशा प्रॉफिट को एंटिसिपेट ना करें, मतलब हमेशा प्रॉफिट के बारे में ना सोचें, है ना, कि भैया अगर सपोज करो मैं कोई बिजनेस चालू कर रहा हूँ, बिल्कुल अंधे तरीके से मैंने उसमें पैसा इन्वेस्ट करता चला जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को उसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है, मेरे को दिख रहा है। ठीक है, कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं उसमें अंधे तरीके से पैसा इन्वेस्ट करता चला जा रहा हूँ कि भैया 10 लाख डालूंगा तो 10 लाख के 20 लाख हो जाएंगे। इस तरीके से यदि मैं पैसा डाल रहा हूँ किसी भी बिजनेस में, तो हो सकता है कि भैया मैं बहुत ज़्यादा लॉसेज में जाऊँ। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या सजेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सेफ खेलें। सेफ खेलें मतलब कि क्या करें, आप फ्यूचर प्रॉफिट को एंटिसिपेट करने की जगह पे आप क्या करें, फ्यूचर लॉसेस को पूरे ध्यान में रखें कि भैया ठीक है इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, तो लॉस होने के चांसेस कितने हैं, कितने ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। यदि उस बिजनेस में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो भैया प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है लेकिन रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा है। यदि कंडीशन सारे मेरी फेवर में नहीं गई तो मेरे को लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ऐसे बिजनेस में पैसा एक्सपेंड करें या इस तरीके से बिजनेस में पैसा एक्सपेंड करें कि भैया आपके लॉसेस के चांसेस कम से कम हो जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी।
तो ये सारे प्रिंसिपल्स तो बेसिक हैं, अब इनको आप रीड करेंगे तो समझ में आएगा। वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल समझ लीजिएगा। ये प्रिंसिपल क्या सजेस्ट करता है कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन एक डॉक्यूमेंट से वेरीफाई होना चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट से वेरीफाई होना चाहिए। मतलब मैंने 250 रुपये की बुक बेची, मैंने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में लिख दिया कि मैंने 250 रुपये की बुक सेल आउट करी है, तो वो 250 रुपये किसी ना किसी चीज़ से वेरीफाई होना चाहिए। कैसे वेरीफाई होंगे? वो कैश मेमो से वेरीफाई होंगे। जब मैंने बुक बेची तो मैंने क्या किया, जो ट्रांजैक्शन था 250 रुपये का वो वेरीफाई हो गया कि भैया उस डेट पे मैंने अगर बुक बेची थी, तो ये मेरे पास उसका एक लीगल एविडेंस भी है कि भैया हाँ सही है मैंने वो बुक बेची थी और ये रिकॉर्ड है। ठीक है, ये प्रिंसिपल ये सजेस्ट करता है। आ गया समझ में? ठीक है। इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटीज एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग, ये सब आप रीड करेंगे समझ में आ जाएगा। गाइडेंस है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं, अकाउंटेंट को कंट्रोल करते हैं, यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, सारे अकाउंट्स को एक जैसा बना देते हैं, कंसीवेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को कंसीवेबल बना देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी, उसको ईजिली अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं। नीड फॉर बेस्ट अकाउंटिंग, जो भी अकाउंटेंट है अगर वो अपने को अकाउंटिंग जो रिजल्ट चाहिए वो बेस्ट चाहिए, 100% परफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए अपने को अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करना है। अब इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं भाई, जाहिर सी बात है, हर चीज़ के पॉजिटिव्स भी होते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। लिमिटेशन है कि इनकम्प्लीटनेस है, भैया कंप्लीट नहीं है, आप हर केस में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। एब्सेंस ऑफ जनरल कॉन्सेंसस, तो जनरल कॉन्सेंसस मतलब कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एकदम यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह पे एक जैसा अप्लाइड नहीं होता, हर केस में वो एक जैसे अप्लाइड नहीं होते। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, खाली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही इसमें ध्यान दिया गया है, क्वालिटी को मेंटेन किया ही नहीं है, खाली क्वांटिटी को डील किया है। ठीक है। एप्लीकेशन, मोस्टली अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं भाई जो ज़्यादातर अकाउंटिंग बुक्स में एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है, अप्लाइड ही नहीं होते। ठीक है, लिमिटेड स्कोप लिमिटेड होती है, कुछ टाइप के बिजनेसमैन ही सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सारे आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपके इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब आपको दिया हुआ है GAAP की पूरी आपकी थ्योरी बेसिस। ठीक है, GAAP होता क्या है, कब कब स्टार्ट हुआ, कैसे मतलब कब ये प्रिंसिपल्स बने और क्या डिफरेंस है भैया इसमें बाकी अपने प्रिंसिपल से, तो ये सब आप रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आ जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या होता है? प्रिंसिपल होते हैं रूल्स, स्टैंडर्ड होते हैं भैया कुछ एक आपका स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया उन्होंने, इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। रूल्स तो बोलते हैं कि इस तरीके से करो, और स्टैंडर्ड बोलता है कि आपका ये इतना परफेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। जैसे आप, मैं बोल रहा हूँ कि आपको इतना पढ़ाई करना है, ये पढ़ाई हो गया। अब मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आपको मिनिमम 90% लाना है या मिनिमम 80% लाना है, तो 80% क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। और मैं आपको जो गाइडेंस दे रहा हूँ वो क्या होगा, और आप जो उसको 90% अचीव करने के लिए जो आप अपना जो टाइम टेबल है उस चीज़ को आप बना रहे हो, रूल्स को बना रहे हो कि मैं कैसे वो चीज़ को अचीव कर पाऊँगा, तो वो क्या जाएंगे आपके प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। छोटा सा एग्जांपल दिया था समझाने के लिए, इससे शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में दिया हुआ है, डेफिनेशंस दी हुई हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर दिया हुआ है। नेचर बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जैसा जैसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का होता है लगभग लगभग वैसा ही होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, फिर उसके बाद दी हुई है उसकी लिमिटेशंस। ठीक है, तो हार्मोनाइजेशन होता है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है आपका, सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिफॉर्म हो जाता है, रिलायबल हो जाता है, क्रेडिटेबल हो जाता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, हेल्पफुल टू ऑडिटर्स, ऑडिटर्स के लिए हेल्पफुल हो जाता है, ऑडिटर्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड टैली करने के लिए। रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेट्स एंड फ्रॉड होने के या मैनिपुलेशन होने के आपके अकाउंट्स के साथ में चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो ये सब कुछ उसका ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, फिर डिफरेंस दिए हुए हैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो ये हो जाएगा आपका क्या, डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भैया क्या होते हैं प्रिंसिपल और क्या होते हैं स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में डिफरेंस। उसके ऊपर अपन ने क्या कर लिया, बेसिक कन्वेंशंस एंड बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अजम्पशन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके ऊपर अपन क्या करके आए हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं उनको समझ के आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका इस चैप्टर की थ्योरी बेसिस खत्म। ठीक, अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन क्या करेंगे, जो आपका थर्ड चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग है, जो कि है क्या, बिजनेस इक्वेशन है शायद, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, इक्वेशंस, अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड जनरल एनालिसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, आप उसमें आप ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, क्या प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में
स्टडी करेंगे। अभी तक तो अपन समझ में आ गया कि भैया ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कौन सा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्या अपने रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब उनको करना कैसे है, कैसी इक्वेशंस आपकी बनती हैं, वो इक्वेशंस को अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है।